ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अगला जन्म मुझे हिंदू परिवार में और भारतवर्ष में मिले। मैं वृद्धा हूं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि मेरे मरने से पहले भारत को स्वायत्तता मिल जाएगी। अगर उद्देश्य आपका लोकहित हो तो जन्म मायने नहीं रखता है कि आपका जन्म आयरलैंड में होता है या भारत में। सोचने वाली बात है कि आयरलैंड में जन्मी एक महिला जिसने अब भारत को अपनी कर्मभूमि माना और भारत के दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अड्यार नामक स्थान पर जिसकी मृत्यु होती है और उसकी अस्थि कलश का विसर्जन बनारस में होता है। अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए अंतिम समय में आखिरकार बनारस पहुंच ही गई। थियोसोफिस्ट, शिक्षाविद, समाजवादी, आयरिश महिला, राष्ट्रवाद की प्रचारक, आज हम बात करने चल रहे हैं एनी बेसेंट की। वो महिला जो आयरलैंड और भारत की राष्ट्रवाद की प्रबल समर्थक एवं भारतीय सुशासन तथा आयरलैंड की प्रबल समर्थक थियोसोफिस्ट। आज हम बात करने चल रहे हैं माता बसंत की या एनी बेसेंट की। जिन्हें मैम साहब कहलाना अच्छा नहीं लगा, तब भारतीयों ने उन्हें माता बसंत कह के पुकारा। गांधी जी उन्हें बसंत देवी या बसंती देवी कह के पुकारते थे। चलें हम बात करें एनी बेसेंट की। तो हमने आपको ये बात समझाया कि आपका जन्म कहीं भी हो, अगर आपका उद्देश्य लोकहित है तो निश्चित तौर पे आपकी मनसा जरूर पूरी होती है। हम इस क्लास में माता बसंत से संबंधित उन महत्व बिंदुओं को कवर करेंगे जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और साथ साथ हम एक कहानी सुनाते चलेंगे जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बनती चली जाएगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने तिलक जी के बारे में पूरा सेशन किया था। आपने बाखूबी अच्छे समझा होगा तिलक जी का भारत की स्वतंत्रता में योगदान क्या था, हमने खूब पढ़ा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। जन्म अक्टूबर 1 को 1847 आयरलैंड में होता है। आयरलैंड अगर हम बताएं आपको, तो अगर आपके सामने विश्व का मैप है तो विश्व के मैप में देखिए सबसे ऊपर चले जाइए, जहां आर्कटिक ओशियन लिखा है उसके नीचे आइए तो 3 देश ऐसे हैं, नॉर्वे, ये स्वीडन और ये फिनलैंड। तीनों जो है एक दूसरे के गले में कंधे पर हाथ रखे बैठे हैं। उसके बगल में उत्तरी सागर है, नॉर्थ सागर, और उसके बगल में ही आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, और यूनाइटेड किंगडम के बगल में आयरलैंड लिखा हुआ है। वही आयरलैंड जो ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। उसी आयरलैंड में जन्मी एक महिला एनी वुड, नाम क्या था? एनी वुड। एनी बेसेंट तब हुई जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद जो है ये एनी वुड हो गई। तो 1847 को आयरलैंड में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को माना और इनका नाम जब बचपन में जब ये पैदा हुई तब इनका नाम एनी वुड था। शादी हुई, 2 बच्चे हुए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एक बेमेल जोड़ी थे। इनके आत्मकथा था हम एक बेमेल जोड़ी थे से तात्पर्य यह हुआ कि शादी के कुछ समय बाद इनका तलाक हो गया और अपना तलाक में जीवन जीने लगी। 2 बच्चे भी हुए। फिर 1875 में एक सोसाइटी का गठन होता है जिसका नाम थियोसोफिकल सोसाइटी। इसका गठन होता है। इसमें 2 लोग थे, एक थे कर्नल आलकाट, ये अमेरिका के थे, और एक थी एचपी ब्लावात्स्की, ये रूस की एक महिला थी। इन दोनों ने मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन किया। थियोसोफिकल क्या है? तो जो थियोसोफिकल है ये अमेरिका में वर्तमान में एक धर्म है, और इनकी जो प्रतिनिधि बाद में बनती हैं वो एनी बेसेंट बनती हैं। ये जो थियोसोफिकल है ये भारत के जो धार्मिक पुस्तकें हैं इनको रिप्रेजेंट करता है, इनको प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये थियोसोफिकल है। 1879 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बनाया जाता है। मुंबई उस समय की बंबई या बॉम्बे। बात चले 1847 की। भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में आता दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद आपने पढ़ा था 23 जुलाई 1856 को जन्म होता है बाल गंगाधर तिलक का। 1879 में मुंबई में हेडक्वार्टर बनाया गया, लेकिन 1882 में अड्यार जो है वो वर्तमान तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, मद्रास आप कह सकते हैं, मद्रास में अड्यार है, और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया किसका? थियोसोफिकल सोसाइटी का, अड्यार में। तो अड्यार में ही माता बसंत एनी बेसेंट ने बसंत प्रेस को शुरू किया था, बसंत प्रेस का उद्घाटन किया था, शुरू किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एनी बेसेंट ने सदस्यता इस थियोसोफिकल सोसाइटी में सदस्यता कब ली? तो ये ली इंग्लैंड में, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। 1893 में आता है, और 1893 में ये थियोसोफिकल के माध्यम से ये भारत आती हैं, और भारत से ही थियोसोफिकल सोसाइटी की तरफ से ये जाती हैं कहाँ? अमेरिका के शिकागो शहर में, वहीं पर जहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद।
अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इन 5 शब्दों ने अमेरिका वासियों के 5 मिनट तक ताली बजवाया था। स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे। और भारत से दूसरे लोग कौन गया था? तो यही एनी बेसेंट गई थी, लेकिन ये थियोसॉफिकल सोसाइटीज की तरफ से गई थी, ध्यान रखना। शिकागो गई। 1898 का समय आया, वहां से वापस आई और काशी राजा प्रभु नारायण थे, उनसे जमीन लिया और जमीन लेकर के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मालवीय जी यानी मदन मोहन मालवीय, इनकी सहायता से बीएचयू बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, मतलब यूनिवर्सिटी यही कौन सा है, ये आपको बताना है। 1907 में आलकाट की मृत्यु हो जाती है। कर्नल आलकाट वही है जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो आलकाट की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद अध्यक्ष कौन बनती है? अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं। 1914 में कांग्रेस में पदार्पण होता है और सक्रिय रूप से भारत की राजनीति में एकदम से सक्रिय हो जाती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि एनी बेसेंट भारत की राजनीति में कब से सक्रिय हुई? तो वही 1914 में, जब से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। आपको कमेंट करके बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस कब ज्वाइन किया था। ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। 1915 का समय आया, मुंबई अधिवेशन में होम रूल लीग मूवमेंट का प्रस्ताव रखा। इसके पहले हम आपको बताएं तो 1913 में ये गई थी लंदन। लंदन आप समझते हो, जो थेम्स नदी या टेम्स नदी के किनारे है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन गई थी और आयरलैंड भी, चूंकि आयरलैंड में चल रहा था होम रूल लीग मूवमेंट, तो वहीं से प्रभावित हुई। उन लोगों ने भी, चूंकि वो भी ब्रिटेन वासियों से या अंग्रेजों से, ब्रिटिश से मुक्ति चाह रहे थे, वो भी स्वतंत्र होना चाह रहे थे, तो कंडीशन सेम थी जैसे भारत की वैसे आयरलैंड की थी। आप चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आयरलैंड कब आज़ाद हुआ। तो 1913 में जब वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ लोगों ने ये बताया कि आप देखिए यहाँ पर होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा है, आप भी वहाँ पर होम रूल आंदोलन शुरू करिए। वहाँ से ये भारत आती हैं। कौन? हम माता बसंत की बात कर रहे हैं। भारत आती हैं और फिर 1915 में मुंबई अधिवेशन होता है। मुंबई अधिवेशन में एचआरएल मतलब होम रूल लीग का प्रस्ताव रखती हैं कि महोदय हम चाहते हैं कि भारत में एक होम रूल लीग की स्थापना हो। होम रूल लीग का मतलब यह हुआ गृह शासन या स्वशासन, यानी अपने द्वारा शासन हो। होम रूल, होम मतलब घर का, रूल मतलब शासन, शासन हो। कांग्रेस में लोगों ने सोचा कि देखिए हम ऑलरेडी इतनी बड़ी संस्था हैं और हमारे आगे और किसी की क्या ज़रूरत है। हालांकि प्रस्ताव इनका स्वीकार कर लिया गया, कहा गया ठीक है हम सोच करके बताएंगे, लेकिन कांग्रेस तब तक सोच करके बताती ही रही। अंत में आगे क्या होता है तो 1 सितंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना होती है। 1 सितंबर 1916 को हमने आपको बताया था जब बाल गंगाधर तिलक पढ़ाया था, तो तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था। आप कमेंट करके हमको बता सकते हो कि वो तारीख क्या थी और उनका हेडक्वार्टर क्या था। इन्होंने जो होम रूल लीग मूवमेंट बनाया, यानी होम रूल लीग जो बनाया, उसका हेडक्वार्टर इन्होंने अडयार रखा। क्यों? क्योंकि अडयार वही मद्रास वाला, अडयार में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था। और वहाँ पर इनको अपना मुख्यालय रखना काफ़ी बेहतर लगा, क्योंकि वहाँ पर इनके अनुयायी भी बहुत ज़्यादा थे। उसका एक कारण और था। एक कारण ये था कि जिद्दू कृष्णमूर्ति या जय कृष्णमूर्ति को इन्होंने गोद लिया था। एक विचित्र बुद्धि वाला लड़का जिद्दू कृष्णमूर्ति, उसको इन्होंने गोद लिया था उसकी विलक्षण बुद्धि को देखते हुए। उसके बाद उसको लंदन पढ़ने के लिए भेजा और फिर भारत आया और भारत से ही उसको विश्व गुरु घोषित किया। मैं समझ पा रहा हूँ कि जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, अगर हाँ तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर उसके बाद 1917 का समय आता है, लेकिन इसके पहले आपको ध्यान होना चाहिए 1907 में हम जानते हैं कि सूरत स्प्लिट हुआ था, यानी कि सूरत में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसमें गरम दल और नरम दल बने थे। उसके बाद फिर हमको पता होना चाहिए कि 1908 में तिलक जी को देश निकाला दे दिया जाता है और मांडले जेल जो कि बर्मा या म्यांमार में है, वहाँ पर इनको 6 साल के लिए भेज दिया जाता है। 1914 में जब वापस तिलक जी भारत आते हैं, तब तिलक ने देखा कि यहाँ तो सब वैसा का वैसे ही चल रहा है, हालत और बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए तिलक, एनी बेसेंट, इन लोगों दोनों लोगों के स्वभाव और उद्देश्य एक थे। स्वभाव थोड़ा सा, माता बसंत का स्वभाव थोड़ा नरम था, लेकिन तिलक जी का गर्म था। बाद में हमको पता है कि लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में समझौता होता है और इसी समझौते में गरम दल और नरम दल एक हुए थे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग पार्टी यानी मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, इनके साथ भी एक समझौता होता है। आप ठीक से समझ तो पा रहे हैं? आगे चले हम। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और वहीं पर इन अध्यक्ष बनती हैं।
16 में लखनऊ पैक्ट होता है, 17 में स्वयं माता बसंत या एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनते हैं। और ये नाम सुझाया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन आप देखो, तिलक इतना बेहतरीन काम करते हुए कभी भी उनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। माता बसंत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, आप ध्यान रखिएगा इनको। इस प्रकार से पहली महिला बनी एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा थी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पहली भारतीय महिला कौन थी और वे किस अधिवेशन में बनी थी। आइए हम अगले बिंदु पर बात करें। 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है। बेलगाम अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के बेलगाम में अधिवेशन होता है। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे। हम क्यों ऐसा पूछते हैं? हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, जब उसको आप नेट में सर्च करोगे आपको 2 बातें और सीखने को मिल जाएंगी। इसलिए जरूर बताइएगा 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे। सोचने वाली बात है कि 1914 में कांग्रेस से जुड़ते हैं और 1924 यानी 10 साल तक कांग्रेस से जुड़ी रही, सक्रिय राजनीति में भाग लिया। 1924 में इन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया। फिर आगे देखें तो हम इनकी कुछ पत्रिकाएं हम देख लें। पत्रिकाएं 1914 में प्रकाशित हुई, जिसमें एक न्यू इंडिया है, ये दैनिक चलती थी, और एक कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ तो खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक थी। और ये दोनों पत्रिकाएं अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इनकी कुछ पत्र और पत्रिकाओं की बात करें, पुस्तकों की बात करें। इंडिया अ नेशन, भारत एक राष्ट्र, इसमें भारत को इन्होंने अपनी मातृभूमि बताया। हाउ टू इंडिया फाट फॉर फ्रीडम, भारत कैसे लड़े आज़ादी के लिए। वेकअप इंडिया, जागो भारत जागो। द इंडियन आइडल्स, भारतीय आदर्श। नास्तिकता की ओर मेरा मार्ग, ये भी माता बसंत का है। भगवत गीता का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद इन्होंने नहीं किया। पहले थे अंग्रेज चार्ल्स विल्किंस थे, चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इनका भी नाम आता है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखना। आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि भगवत गीता का संस्कृत में या मराठी में, संस्कृत में नहीं, संस्कृत में तो है, मराठी में किसने अनुवाद किया था, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। 20 दिसंबर 1933 वो समय है। 1933, 1930, 1932 कौन सा समय है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, गांधी जी दांडी मार्च कर चुके हैं, पूना पैक्ट हो चुका है। 1933 अडयार मद्रास में ही इनका देहांत हो जाता है। बड़ी इच्छा थी कि हमारे पार्थिव शरीर को बनारस से काशी लाया जाए, लेकिन उस समय इतनी बेहतर सुविधा नहीं थी कि हवाई मार्ग से इनको लाया जाए, खर्चा बहुत आता। इसलिए वहीं पर मद्रास के अडयार में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। और इनकी हमने बताया, आपको शुरुआत में ही बताया कि इनकी जो अस्थि कलश थे उनको बनारस ला करके वो बनारस में विसर्जित किया गया। इनकी जो आत्मकथा है वो हम एक बेमेल जोड़ी थे। इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया आपको कि इनकी जब शादी हुई थी फ्रैंक बेसेंट से, तो ये एनी वुड से बेसेंट बन गई थी और फिर उसके बाद इनका तलाक हो गया था। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारी एक बेमेल जोड़ी थी। 1922 का समय था। 1922 के समय में, जिस समय असहयोग आंदोलन चरम पर था, जो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, 1922 में आप जानते हो कि गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। और उस हत्याकांड में जब 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है, तब 12 फरवरी को गांधी जी, जो कि गुजरात में होते हैं, गांधी जी ने वहीं से कहा कि भाई हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। उस समय बोस जी ने गांधी जी को कहा था कि डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। एनी बेसेंट ने कहा था कि शैतान आपके सामने देवदूत के रूप में भी आ सकता है। ये एनी बेसेंट के वक्तव्य थे। आज की कहानी माता बसंत की पूरी हुई। हमने आपको बताया कि इन्हें मैम साहब कहलाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए भारतवासियों का प्यार इनको खूब अच्छा मिला और वे लोग इन्हें माँ बसंत या माता बसंत कह के पुकारते थे। कैसा रहा क्लास? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों देखें तो दोनों महापुरुषों के क्रांतिकारी वीरों को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें माता बसंत और बाल गंगाधर तिलक को। इसके बाद इन दोनों लोगों ने 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की थी, इसलिए हमें होम रूल लीग मूवमेंट को आगे पढ़ना चाहिए। आप लोग अपना कमेंट हम तक प्रेषित करिएगा। शुक्रिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।